हेलो एवरीवन। तो आज हमारा क्लास 4 है और इस समय हम बेसिक इंग्लिश में वर्ब टू बी की फॉर्म को पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में हमने टू बी में इज एम आर के यूज को देखा था। अभी जस्ट इस क्लास में हम लोग वाज और वर के यूज को देखने वाले हैं। बी मतलब क्या होता है, हमने पहले बताया कि जो इज एम आर वाज वर ये बी के ही फॉर्म होते हैं। एक्चुअली ये बी के ये फॉर्म कैसे बने एक बार इसको हम क्लियर कर देते हैं। पहले यहाँ पे हमने राइट किया है टू शो स्टेट कंडीशन एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस, मतलब किसी स्थिति या किसी प्रेजेंस को दिखाने के लिए हम बी का यूज करते हैं। मतलब किसी चीज के होने को बताने के लिए हम बी का यूज करते हैं। किसी भी चीज का होना अगर बताया जाए, जैसे कि दुखी होना, बहुत खुश होना, नाराज होना, थका हुआ होना, गुस्सा होना, चाय गर्म होना, बहुत बुद्धिमान होना, ठीक है, ऐसी चीजों को दिखाने के लिए हम बी का यूज करते हैं। बी मतलब होता है होना, ठीक है, किसी भी चीज की कंडीशन या प्रेजेंस को दिखाने के लिए हम बी का यूज करते हैं ना। जैसे एक सेंटेंस है आई बी हैप्पी, अब मतलब कि मुझे मैं खुश होना, हैप्पी मतलब खुश होना, ये कंडीशन है। बट यहाँ बी का मतलब क्या होता है होना। तो मैं खुश होना, बट वो सेंस नहीं बन रहा है ना, हमें तो होना नहीं, हमें क्या लिखना है, मैं खुश हूं। तो इसलिए मैं खुश हूं, जैसे कि तो जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम हैप्पी ना, अब यहाँ का मीनिंग क्या हो रहा है, मैं खुश हूँ। ठीक है, तो ये जो हूँ की जो सेंस है, हूँ का की जो आवाज है, ऐसी आवाज जैसे है, हूँ, है, था, थी, थे, ऐसे ऐसे साउंड के लिए ही इज एम आर वॉज वेयर को बनाया गया ना। एक्चुअली इनका काम होता बस ये है कि ये भी कंडीशन या प्रेजेंस को ही दिखाते हैं, किसी स्थिति को ही दिखाते हैं, किसी की मौजूदगी को ही दिखाते हैं। ठीक है, ये बी के ही फॉर्म होते हैं। तो इसी तरह से इज एम आर वॉज वेर डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स हैं इनको यूज किए गए, जिससे कि ये जो है, हूँ, है, था, जैसे कि जो साउंड है ये निकल सके। जैसे कि यहाँ पे और है, जैसे यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं। मतलब कि ये आप ये दिखा रहा है कि आप एक विद्यार्थी हैं ना, आपके होने को ही दिखा रहा है ना, आपकी प्रेजेंस को ही दिखा रहा है। तुम एक विद्यार्थी हो। अब हो की इंग्लिश के लिए क्या यूज किया गया, आर यूज किया गया। केवल बी यूज करते तो क्या हो जाता है, यू बी अ स्टूडेंट, आप तुम एक स्टूडेंट होना ना। तो होना से हमारा काम चलेगा नहीं, हमें हो की आवाज चाहिए, इसके लिए हमें आर का यूज करना पड़ा ना, यू आर अ स्टूडेंट। इस तरह से ही इज एम आर वॉज और वर बने। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई वॉज हैप्पी, ये मतलब कि मैं खुश था, मेरी पास्ट टाइम की कंडीशन को शो कर रहा है ना, कि मैं पिछले बीते हुए समय में मैं खुश था। तो आई वॉज हैप्पी, अब वॉज मतलब क्या होता है, था। ठीक है, तो ये था की साउंड के लिए हमें वॉज का यूज किया गया ना, आई वॉज हैप्पी। तो इस तरह से इज एम आर वॉज और वर का कहीं ना कहीं ओरिजिन हुआ। इस तरह से ये इज एम आर वॉज वर जो बने, जो कि बी का ही काम करते हैं, जो कि प्रेजेंस या कंडीशन को ही बताते हैं ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में यूज ऑफ वॉज वेर पे ध्यान देते हैं, जो कि आज हमारी जो क्लास है वो वॉज और वर हम पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में इज एम आर को अच्छे से देख लिया था, अब वॉज और वर को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या चीजें इसमें, ये पहली बात, ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। वॉज मतलब क्या होता है, वॉज मतलब था, जो कि एक सिंगुलर वर्ब होता है। वर क्या है, वर मतलब था या थे या थी भी हो सकता है, ये प्लूरल वर्ब होता है ना। अब सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को हमने लास्ट क्लास में भी अच्छे से क्लियर कर लिया था कि सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा मतलब कि सिंगुलर वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं और प्लूरल वर्ब हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं ना। तो इसी तरह से वर्ड कभी भी जब आएगा तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, वर्ड को हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। जब कब यूज करते हैं, जब हम किसी पास्ट टाइम की बीते हुए समय की स्थिति या प्रेजेंस को हम बता रहे हो ना, जब बीते हुए समय में कोई बात हो उसको समझाने की कोशिश करें, तब हम वाज और वर का यूज करते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे है, हमने यहाँ पे राइट किया है, वॉज किन सब्जेक्ट के साथ आएगा, क्योंकि वॉज एक सिंगुलर वर्ब है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके पास क्या है, ही, सी, इट, आई, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन। अब ऐसे सब्जेक्ट कभी भी आएंगे सेंटेंस में तो इनके साथ आपको वॉज का यूज करना होगा ना। ठीक इसी तरह से वर जो होता है, वर्ब क्या होता है, वर एक प्लूरल वर्ब होता है। तो कभी भी यू, वी, दे, दीज, दोस, प्लूरल नाउन, ऐसे जब भी आपके पास ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे तो इनके साथ आप वर का यूज करेंगे। क्लियर,
क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, क्योंकि जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, मतलब कि दो या दो से ज्यादा लोगों की बात की जा रही होगी, ऐसे समय में हमेशा हम वर का यूज करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज करेंगे। हमने एक बार इसको आपको सब्जेक्ट से भी क्लियर करा दिया ना। वॉज और वर में कुछ बहुत खास समझने वाली बात नहीं है, बस सिंपल सी बात है। आप वर्ब पे ध्यान दें कि वर्ब ये वॉज सिंगुलर और वर जो है वो प्लूरल वर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख लेते हैं कि वाज और वर हमने समझ लिया कि एक सिंगुलर वर्ब है, एक प्लूरल वर्ब है। अब इनके यूजेस क्या है। टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस ऑफ द पास्ट टाइम, वाज और वर जो होते हैं ये बीते हुए समय की किसी स्थिति या किसी के होने को बताते हैं ना, कि बीते हुए समय में क्या हुआ था, क्या चीज था, उस चीज को बताने के लिए वाज और वर का यूज करते हैं ना। अफर्मेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रक्चर्स से ही हमें समझ में आता है कि सब्जेक्ट को कब रखना है, कब वर्ब को रखना है, कब कॉम्प्लीमेंट को रखना है। तो स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है, पहले आप सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब वॉज और वर्ब में आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको रखना होगा। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, मतलब कि वॉज यूज करेंगे। जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब यूज करेंगे, सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पे कुछ हम सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। अब यहाँ पे आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो आई के साथ हमारा क्या यूज होता है, आई के साथ वॉज यूज होता है ना। तो आई वॉज हैप्पी। वे अंगूर मीठे थे, दोज ग्रेप्स वर स्वीट। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, वे अंगूर, मतलब कि एक नहीं, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अंगूर की बात हो रही है ना। दोज ग्रेप्स मतलब कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर का यूज किया गया है ना। दोज ग्रेप्स वर स्वीट। किताबें महंगी थी, यहाँ पे भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, किताबें। द बुक्स वर कॉस्टली। क्लियर। इसके बाद वह मेरी कलम थी, दैट वॉज माई पेन। किसी एक पेन की बात हो रही है ना, दैट क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट वॉज माई पेन, दैट वॉज माई पेन। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी तरह से देख लेते हैं आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर इस तरह है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जैसे मैं खुश नहीं था, तो आई वॉज नॉट हैप्पी। वह कल घर पर नहीं था, ही वॉज नॉट एट होम yesterday। अंगूर मीठे नहीं थे, द ग्रेप्स वर नॉट सोर ना। तो यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं है, बस आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वाज और वर को यूज करना है ना, और हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स आपको दे दिया है। वह मेरी चचेरी बहन नहीं थी, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, वह सी, तो सी वॉज नॉट माई कजिन। तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी आपको एक बार क्लियर करा दिया कि वॉज और वर का जब यूज करेंगे तो कैसे हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे और क्या स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है। अब हम इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक बार देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट फिर भी हमने इसको बहुत अच्छे से एक टेबल वाइज, एक डायग्राम चार्ट के वाइज हमने आपको अच्छे से क्लियर करवाया है। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एक या दो नहीं, मतलब कि यहाँ पे आपको 3 स्ट्रक्चर्स हम बताने वाले हैं। क्लियरली आप बहुत ध्यान से देखें, जैसे स्ट्रक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने पहले क्लास में ही क्लियर करा दिया, आपको सेंटेंस क्लियर करा दिया, क्योंकि हम ट्रांसलेशन पढ़ने जाएंगे तो सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या है हमारा, यस नो क्वेश्चंस ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि यस नो क्वेश्चंस हमने पहले बताया। यस नो क्वेश्चंस ऐसे हिंदी सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं, जिनका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, हम पहले क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। दूसरा टाइप है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ऐसे ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चंस, अब नेगेटिव क्वेश्चंस वो होते हैं, एक्चुअली कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट भी आता है ना, तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया नेगेटिव क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर्स ध्यान देने पड़ेंगे। अब यस नो क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क ना। जब भी यस नो टाइप का आपके पास क्वेश्चन ट्रांसलेशन करने के लिए रहेगा सेंटेंस, तो आप हमेशा वर्ब को पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट को प्लस कॉम्प्लीमेंट को यूज करेंगे। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव क्वेश्चंस में डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको यूज करने पड़ेंगे।
अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम एक के बाद एक करके आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी क्लियर करा देते हैं, समझा देते हैं। तो जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, अलग अलग करके एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको यस नो टाइप, यस नो क्वेश्चंस को, WH क्वेश्चंस को और फिर नेगेटिव क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया ना। लास्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे लास्ट स्लाइड में आपको इनके स्ट्रक्चर्स क्लियर करा दिए अच्छे से। फिर इनके मतलब कि हर एक टाइप के मैंने यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं कि आप एक बार अच्छे से क्लियरली समझ लें कि यस नो क्वेश्चंस कौन से हैं, WH क्वेश्चंस कौन से हैं और नेगेटिव क्वेश्चंस कौन से हैं ना। क्योंकि पहले हमें ट्रांसलेशन सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है ना। पहचान करके फिर उसके स्ट्रक्चर्स यूज करके हम ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर? जैसे यस नो क्वेश्चंस में क्या है, क्या तुम आज व्यस्त थे। ये यस नो क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम आज व्यस्त थे, तो आप अगर व्यस्त थे तो हाँ, और अगर व्यस्त नहीं थे तो नहीं। बस यस या नो में आप आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या तुम आज व्यस्त थे, तो हाँ या नहीं में आंसर दे सकते हैं, तो इसलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं ना। अब इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, वर यू बिजी। अब तुम क्योंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट में रखा जाता है, तो यू के साथ क्या यूज हुआ, वर यूज हुआ है ना, वर यू बिजी। क्या इंग्लिश का पेपर आसान था। अब यहाँ इंग्लिश का पेपर एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, और क्या इंग्लिश का पेपर आसान था, क्या से स्टार्ट हो रहा। अब इसका जवाब भी आप यस या नो में दे सकते हैं, तो ये यस नो क्वेश्चंस कहे जाते हैं ऐसे टाइप के ना। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, वॉज द इंग्लिश पेपर इजी, वॉज द इंग्लिश पेपर इजी। ठीक है, वॉज के एक सिंगुलर वर्ब है, द इंग्लिश पेपर ये भी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया गया ना, वॉज द इंग्लिश पेपर इजी। WH क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं। कल तुम कहाँ थे ना, कल तुम कहाँ थे। कहाँ एक ऐसा वर्ड है जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है ना, प्रश्नवाचक शब्द है ना, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, मतलब कि वेयर। कल तुम कहाँ थे, एक प्रश्न किया जा रहा है कि कल तुम कहाँ थे। अब कल तुम कहाँ थे, एक तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में भी आया है, और इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, हाँ या ना में आप इसका जवाब नहीं दे सकते। जैसे कल तुम कहाँ थे, अब आपको बताना पड़ेगा कि आप स्कूल में थे, घर पे थे, मार्केट में थे, पार्क में थे, या कहाँ थे ना। कोई इंफॉर्मेशन, कोई वर्ड आपको बताना पड़ेगा ना, कुछ लाइन में आपको जवाब देना पड़ेगा। यस नो में आप इसका जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए इस टाइप के जब भी ट्रांसलेशन होंगे इनको यस नो क्वेश्चंस नहीं कहते हैं, ये WH क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड जो होता है, WH वर्ड जो होता है, वो सेंटेंस के बीच में आता है और इसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते हैं ना। अब इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, वेयर वर यू यस्टरडे। वेयर क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, वर आपका वर्ब है, और यू यस्टरडे, यू के साथ वर यूज हुआ ना, वेयर वर यू यस्टरडे, कल तुम कहाँ थे ना। इसी तरह से नेक्स्ट, तुम्हारा भाई कौन था। तुम्हारा भाई कौन था, ये पहली बात, तुम्हारा भाई मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तुम्हारा भाई कौन था। कौन एक WH वर्ड है, मतलब कि एक क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन का जवाब फिर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, और क्वेश्चन वर्ड भी सेंटेंस के बीच में आया, जैसे तुम्हारा भाई कौन था। अब आपको नाम बताना पड़ेगा कि आपका भाई कौन था ना, तो यस नो में जवाब नहीं दे सकते ना, तुम्हारा भाई कौन था। तो फिर इसका ट्रांसलेशन बनेगा हु वॉज योर ब्रदर, हु वॉज योर ब्रदर, मतलब कि हु एक WH वर्ड है, प्लस वॉज या वर्ब में से एक को यूज किया गया है, प्लस सब्जेक्ट को यूज किया गया है, प्लस क्वेश्चन मार्क को यूज किया गया है। क्लियर? नेगेटिव क्वेश्चंस को भी एक बार हम देख लेते हैं। वे लड़के क्यों अच्छे नहीं थे। अब देखिए वे लड़के क्यों अच्छे नहीं थे, पहले तो प्रश्न किया जा रहा है, फिर इसमें नहीं यूज करके इसको नेगेटिव भी बना दिया गया है ना। तो ऐसे ट्रांसलेशन को आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हमने लास्ट स्लाइड में आपको अच्छे से स्ट्रक्चर्स बता दिए हैं। क्या करेंगे, पहले देखिए, वे लड़के क्यों अच्छे नहीं थे। क्यों एक WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है जो कि बीच में है, तो क्यों की इंग्लिश को हम पहले लिखेंगे ना, वाई वर दोज बॉयज नॉट गुड ना। हमने पहले ही बताया था कि पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, वाई वर दोज बॉयज नॉट गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, महात्मा गांधी कैसे महान नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी कैसे महान नहीं थे, कैसे क्या है, एक WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, नहीं भी आया है, तो ये इंट्रोगेटिव भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं ना।
ट्रांसलेशन क्या बनेगा, हाउ वॉज महात्मा गांधी नॉट ग्रेट ना, हाउ वॉज महात्मा गांधी नॉट ग्रेट। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं ये ट्रांसलेशन अच्छे से स्ट्रक्चर वाइज समझा पाने में सफल रहा हूं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करा दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को भी क्लियर करा दिया, उसके एग्जांपल्स को क्लियर करा दिया, नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल को क्लियर करा दिया। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स थे, हमने तीनों स्ट्रक्चर्स को पहले अच्छे से क्लियर कराया, फिर उनको ट्रांसलेशन के थ्रू भी अच्छे से आपको समझा दिया ना। वॉइस वर्ब में अभी बेसिक इंग्लिश में हमें इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हमारे आगे क्लासेस बढ़ते जाएंगे उस तरह से वॉइस वर्ब के और भी हम एडवांस जो भी यूज होते हैं वो भी आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक मुझे लगता है कि जो वॉइस वर्ब की बेसिक नॉलेज हमने आपको बता दी है। अब ये आपका होमवर्क टाइम है जो कि आपको होमवर्क कॉपी में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। वॉइस वर्ब में कुछ खास नहीं है, वॉइस वर्ब मतलब कि पास्ट टाइम को शो करते हैं, और वॉच को सिंगुलर वर्ब कहते हैं, वर्ब को प्लूरल वर्ब कहते हैं, बस और कुछ खास है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस के आपके पास एग्जांपल्स हैं जो आपकी होमवर्क कॉपी में आप कंप्लीट करेंगे, क्लियर। इसके बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस के भी हमने अच्छे से एग्जांपल्स क्लियर दे दिया यहाँ पे, जो कि आप अपनी कॉपी में जरूर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी आपको एग्जांपल्स अच्छे से दे दिए है ना, हमने प्रॉपर एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे दिया है। मैंने 50 एग्जांपल्स आपको दे दिया है। मैं ज्यादातर आपको एग्जांपल सोचता हूँ कि आपको होमवर्क ज्यादा दिया जाए, ज्यादा ट्रांसलेशन दिए जाए। इससे क्या होगा, जो कि अभी तो इजी कॉन्सेप्ट हमारा वॉइस वर्ब बहुत इजी है टॉपिक, तो मुझे लगता है कि मैंने इजिली उसको समझा दिया, एक बार एक्सप्लेन कर दिया कॉन्सेप्ट को। अब हम आपको थोड़े ज्यादा एग्जांपल्स दे देते हैं, इसलिए कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर भी कर लें, आपका रिवाइज भी हो जाए। और आप जब ट्रांसलेशन करें तो अगर आपके ट्रांसलेशन जब सही होंगे, करेक्ट होते चले जाएंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ आपकी ट्रांसलेशन अच्छी भी हो रही है। और कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसलेशन पढ़ने का जो पर्पस है वो इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने का है। तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे उतने से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस जो अच्छी होती चली जाएगी, फिर ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी ना। अभी आप लिखना धीरे धीरे सीखेंगे, पहले कॉपी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, फिर स्लोली स्लोली क्या करेंगे, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस करेंगे ना। इसलिए मैं थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल्स दे देता हूँ कंप्लीट करने के लिए ना। इन सभी एग्जाम्पल्स को आप जरूर कंप्लीट करेंगे। एक मेरे पास शायद और एक स्लाइड होगा। हाँ, ये एडवांस लर्नर मुझे सबसे ज्यादा अच्छे ये वाले होमवर्क लगते हैं, और अगले नेक्स्ट क्लासेस जो आने वाले हैं इसी तरह से मैं और भी ज्यादा आपको स्टोरी टाइप के ट्रांसलेशन देने वाला हूं, जो कि आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी ट्रांसलेशन बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी। फिर आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आपको कोई भी किसी तरह का कोई हिंदी सेंटेंस, हिंदी पैराग्राफ, कोई स्टोरी ट्रांसलेट करने के लिए देगा, आप बहुत इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। और उस टाइम आपके पास ये कैपेबिलिटी होगी कि आप कोई भी चीज इजिली क्या कर पाएंगे, इंग्लिश में आप समझा पाएंगे किसी को ना। उस टाइम आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी ना। तो ये भी एडवांस लर्नर्स नाम से हमने रखा है कि मतलब कि हाँ, मतलब कि थोड़े जो बच्चे अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं, चीजों को पहले समझ चुके हैं, वो 50 ट्रांसलेशन खुद को अपने मन से वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो बच्चे ये कहने के एक स्टोरी टाइप है, एक पैराग्राफ है, इस ट्रांसलेशन को भी वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे ना। तो ये मेरे ख्याल से इसके बाद हम आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स, हार्ड वर्ड्स भी आपको दे देंगे, जो कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आप उससे हेल्प भी ले सकते हैं, क्लियर।